हेलो एवरीवन। तो आज हम कंटिन्यूटी में हमारे लिमिटेशन एक्ट की सीरीज में हम एक्सक्लूजन का पहला सेक्शन कवर करेंगे। जो एक्सक्लूजन के सेक्शंस हैं हमारे, वो सेक्शन 12 से लेके 24 तक हैं। ये पार्ट 3 में दिया गया है। इसमें इसकी हेडिंग है जो आपके स्क्रीन पे है कि कंप्यूटेशन ऑफ द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, कि लिमिटेशन पीरियड को कंप्यूट कैसे करते हैं हम। सो सेक्शन 12 इसकी हेडिंग हमें बता रही है कि एक्सक्लूजन ऑफ टाइम इन लीगल प्रोसीडिंग। लीगल प्रोसीडिंग में टाइम को कैसे एक्सक्लूड हम करते हैं। तो मैं पहला इसका प्रोवाइजो पढ़ता हूँ। इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एनी सूट, अपील और एप्लीकेशन, द डे फ्रॉम विच सच पीरियड इज टू बी reckoned shall be excluded। ठीक है, ये बोल रहे हैं कि जिस दिन से हमने पीरियड को रेकॉन करना है वो दिन हमने उस दिन को एक्सक्लूड कर देंगे हम। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉज ऑफ एक्शन का पहला दिन था, ये लास्ट डेट है। फॉर एग्जाम्पल कोई 30 दिन का टाइम पीरियड है। ठीक है, तो 1/7/2025 से लेकर के टाइम पीरियड है 30/7/2025 का। ठीक है, तो सेक्शन 12 क्लॉज 1 के अकॉर्डिंगली वो बोल रहे हैं कि जो पहला दिन होगा उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। मींस कि जो टाइम पीरियड 1/7 से शुरू होकर के 30/7 को खत्म होना था, वो अभी 1/7 से शुरू होकर के 30/7 को खत्म नहीं होगा। एक दिन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएगा, और 1 more day इट विल बी एडेड। ठीक है, किसी भी मंथ का ले सकते हैं। अगर मंथ में 31 डेज हैं, तो अगर 30 दिन का टाइम पीरियड है तो हमें वो 31st को लास्ट डे ऑफ प्रिस्क्राइब पीरियड होगा। और अगर 30 डेज ही हैं तो फिर अगले मंथ की 1 तारीख को हम उसको मान लेंगे। इसके लिए एक लैंडमार्क जजमेंट है, स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स। स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश वर्सेस वर्सेस हिमाचल टेक्नो इंजीनियर्स। 2010 सुप्रीम कोर्ट का एक केस था। इसमें क्या हेल्ड करा था कि फर्स्ट डे शैल बी एक्सक्लूडेड। इसमें हेल्ड करा था कि फर्स्ट डे शैल बी एक्सक्लूडेड। जो पहला दिन है उसको हम एक्सक्लूड कर देंगे। फर्स्ट डे ऑफ रेकनॉनिंग शुड बी एक्सक्लूडेड। फर्स्ट डे ऑफ excluded, which means that counting will start from the day of reckoning, but one day will be added to the prescribed period। कि काउंटिंग तो हम 1 तारीख से ही शुरू करेंगे, लेकिन एक दिन ऐड हो जाएगा। मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में इसको कवर करा है। नेक्स्ट इसकी प्रोविजन पढ़ते हैं। प्रोविजन 3 में पहले पढ़ूंगा, क्लॉज 3 सेक्शन 12 का पहले पढ़ूंगा। वेयर अ डिक्री और ऑर्डर इज अपील्ड फ्रॉम और sought to be revised or reviewed, or where an application is made for leave to appeal from a decree or order, the time requisite for obtaining a copy of judgment shall be excluded। तो एग्जाम्पल के फॉर्मेट में इसको करते हैं।
तो सेक्शन 12(3) बोल रहे हैं कि अगर किसी कोई सूट चला, डिसाइड हो गया, जजमेंट आ गई, तो अगर हम हायर अथॉरिटी या हाई कोर्ट में या हायर किसी कोर्ट में अपील फाइल करनी है हमने, तो अपील के लिए टाइम पीरियड फिक्स होता है। और उस अपील को फाइल करने के लिए हमारे पास कॉपी होनी चाहिए, या तो वो जजमेंट की कॉपी होगी या डिक्री की कॉपी होगी। ठीक है। जो वो जजमेंट की कॉपी को लेने में जितना टाइम पीरियड लग गया, वो भी एक्सक्लूड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे जजमेंट आ गई दिस डे। ठीक है। सेक्शन 12(1) के अकॉर्डिंगली ये दिन भी एक्सक्लूड हो गया, पहला दिन। और उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी। वैसे 30 डेज थे फॉर एग्जाम्पल अपील करने के, 30 डेज फॉर अपीलिंग। उन्होंने एप्लीकेशन लगा दी कि हमें कॉपी चाहिए जजमेंट की। जजमेंट की कॉपी को लेने के लिए 7 दिन लग गए। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, 7 लग गए, 10 लग गए, कितने भी लग सकते हैं। तो क्या होगा, पहला दिन सेक्शन 12(1) के अकॉर्डिंगली, 12(1) के अकॉर्डिंगली, ये 7 दिन 12(3) के अकॉर्डिंगली, प्लस ये 30 डेज, ये हमें मिल जाएंगे। तो जितना टाइम पीरियड जजमेंट की कॉपी obtain करने में एक पार्टी को लग गया फॉर फाइलिंग एन अपील, वो टाइम भी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये सेक्शन 12(3) बोल रहा है। सेक्शन 12(2) बोल रहा है कि अगर कॉपी ऑफ डिक्री लेना है, कॉपी ऑफ डिक्री अगर हमने लेना है, in computing the period of limitation for an appeal or an application for leave to appeal और फॉर रिवीजन, अगर अपील करना है, रिवीजन करना है या रिव्यू करना है किसी जजमेंट को, द डे ऑन विच द जजमेंट कंप्लेन्ड और वाज प्रोनाउंस्ड, जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस करी, एंड द टाइम रिक्विजिट फॉर obtaining द कॉपी ऑफ डिक्री, जितना टाइम लगा डिक्री की कॉपी लेने में, सेंटेंस और ऑर्डर अपील्ड फ्रॉम और सॉट टू बी रिवाइज्ड और रिव्यूड शैल बी एक्सक्लूडेड। जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई थी और जितना टाइम डिक्री की कॉपी लेने में लग गया, वो सारा टाइम क्या होगा, एक्सक्लूड होगा। सिंपल, पहले की तरह। क्योंकि मैंने प्रोविजन थी पहले इसलिए पढ़ी थी क्योंकि वो जजमेंट है, जजमेंट तो एडवांस ही देनी पड़ती है। लेकिन कॉपी ऑफ डिक्री जिसमें सारे डिटेल्स होते हैं, जजमेंट होती है कि आपने सिर्फ एक जो फंक्शनल पार्ट है डिक्री का वो डिसाइड कर दिया। लेकिन डिक्री में पूरा क्या प्लेंटिफ ने अपना केस रखा था, क्या डिफेंडेंट ने अपना डिफेंस रखा था, वो सारा, उसके बाद क्या इश्यूज फ्रेम हुए, तो वो सारी चीजें डिक्री में होंगी, उसमें उसको टाइम लगता है। तो जिस दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई और जितने दिन कॉपी ऑफ डिक्री में लेने में लगे, वो सारे एक्सक्लूड हो जाएंगे। ठीक है। पहले दिन जजमेंट प्रोनाउंस हुई, फिर उसको मानो 30 दिन लग गए कॉपी ऑफ डिग्री आने में। ठीक है, ये दोनों चीजें इंक्लूड हो जाएंगी। ठीक है, इतना टाइम पीरियड एक्सटेंड हो जाएगा, 31 डे एक्सटेंड हो। ये ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है कोर्ट के वर्कलोड के अकॉर्डिंगली। केस का नाम लिखते हैं हम, JL सूरती वर्सेस TS चेथियर। 1928 प्रिवी काउंसिल का केस है। इसमें क्या हेल्ड करते हैं वो, मैं पॉइंट्स में बताऊंगा। पहला पॉइंट है कि जो अपील, रिव्यू या रिवीजन है, इट वो फाइल करने का डिस्क्रिशन है, जो वो जिस पार्टी ने फाइल करना है उस पार्टी का डिस्क्रिशन है। और उस डिस्क्रिशन पे वो यूज कर सकता है कि वो कॉपी ऑफ जजमेंट से फाइल करेगा या कॉपी ऑफ डिक्री से फाइल करेगा, उसके पास दोनों ऑप्शन है।
वो जजमेंट की कॉपी निकलवा करके उसी पे के बेसिस पे भी अपनी अपील, रिव्यू या रिवीजन फाइल कर सकता है, और डिक्री की कॉपी निकलवा करके भी फाइल कर सकता है। डिस्क्रिशन टू फाइल ईदर बाय कॉपी ऑफ जजमेंट और कॉपी ऑफ डिक्री। इट इज टोटली इन द डिस्क्रिशन ऑफ द पर्सन हु इज प्रेफरिंग टू फाइल। ये पहला है। दूसरा पॉइंट है, उसने एप्लीकेशन मूव कर दिया आज फॉर फॉर ऑब्टेनिंग द कॉपी। लेकिन फीस भरी इस डेट पे, तो ये वाला टाइम पीरियड उसका एक्सक्लूड नहीं होगा। जिस दिन फीस भरी जाएगी उस दिन से मानेंगे कि उसने प्रॉपर एप्लीकेशन मूव कर दी है। ठीक है। Merely moving an application for obtaining the copy of the decree of judgment will not be considered as the actual filing for the obtaining the copy. Rather, the day that or the date when the fees has been paid, जिस दिन फीस पेड करी है उस दिन मानेंगे कि इसने भाई एप्लीकेशन लगाई है कि कॉपी ऑब्टेन करने के लिए। ठीक है। उससे पहले टाइम, जो उससे पहले का जो टाइम पीरियड ये सारे वाला होगा, उसका बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। जब उसने फीस भर दी उसके बाद का जो टाइम है उसका वो बेनिफिट ले सकता है, उसके पहले का नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अप्लाई कर दी कॉपी। कॉपी अप्लाई कर दी, प्रिपेयर हो गई, इस दिन प्रिपेयर हो गई, इस दिन अप्लाई कर दी। लेकिन लेने वो अब तब गया, रिसीव। तो इसका वो ऐसा क्लीन नहीं ले सकता कि मैंने तो, मेरे पास तो इस तारीख को, इस डेट को मेरे पास कॉपी आई है, ये मुझे यहाँ तक का टाइम पीरियड मिलेगा, नहीं। ये टाइम पीरियड उसका एक्सक्लूड होगा। जब कॉपी प्रिपेयर हो गई तो ड्यूटी कोर्ट की नहीं बनती है कि वो कॉपी उसको डिलीवर करे, अनलेस अनटिल उसने कुछ प्रोवाइड करा हो। उसकी खुद की ड्यूटी बनती है, या तो वो खुद या किसी की ड्यूटी लगवाए कि जिस दिन कॉपी प्रिपेयर हो गई, उसके उसको पता चल गया कॉपी प्रिपेयर है, उसी दिन उसने रिसीव करनी है। कॉपी प्रिपरेशन और कॉपी रिसिप्ट के जो बीच वाला टाइम होगा वो एक्सक्लूड नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ जब उसने अप्लाई करा और जितने दिन उस कॉपी को प्रिपेयर करने में लग गए, वो ओनली जो टाइम होगा वो एक्सक्लूड कर, उसका बेनिफिट सिर्फ मिलेगा। ठीक। और एक सिंपल सा है कि जो कॉपी है अप्लाई करने की, वो प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के बीच में फाइल करना चाहिए। मानो 30 दिन का टाइम है अपील फाइल करने का, उसको इन 30 दिनों में अप्लाई करना है, ना कि अगर वो यहाँ पे जाके अप्लाई करेगा कि मुझे कॉपी ऑफ डिग्री चाहिए या कॉपी जजमेंट चाहिए, वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसको नहीं माना जाएगा। तो जो कॉपी ऑफ डिग्री या कॉपी ऑफ जजमेंट है, वो विद इन द प्रिस्क्राइब्ड पीरियड में अप्लाई करना है। कौन सा प्रिस्क्राइब्ड पीरियड? जितने दिन अपील, रिव्यू या रिवीजन के लिए उनको दिए गए हैं। नेक्स्ट, अगर फर्स्ट कॉपी उसने ली और वो लॉस्ट, वो खो गई, ठीक है, या डिस्ट्रॉय हो गई, फिर उसने सेकंड कॉपी ली, उसके बेसिस पे उसने अपील फाइल कर दी, तो फर्स्ट कॉपी का तो यहाँ पे सिनारियो खत्म हो गया। सेकंड कॉपी को जितना time लगा अप्लाई करने के बाद मिलने तक का, वो टाइम एक्सक्लूड होगा। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये टाइम पीरियड था, उसने फर्स्ट कॉपी यहाँ अप्लाई करी और मिल गई, सेकंड यहाँ करी, तो ये वाला जो टाइम पीरियड होगा वो एक्सक्लूड होगा, ना कि ये वाला, क्योंकि वो जिस जिस कॉपी की वो यूटिलाइजेशन, जिस कॉपी को वो यूज कर रहा है, उस कॉपी को जितना टाइम लगा है वो टाइम पीरियड को हम एक्सक्लूड करेंगे, ना कि फर्स्ट कॉपी वाले को भी। ये 5 पॉइंट इस केस लॉ में है लग रहे थे। एक केस लॉ हम और करते हैं। लिखिए।
स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण। महाराज नारायण 1968। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस महाराज नारायण। इसमें क्या था, एक डिक्री होल्डर था जिसके फेवर में केस डिसाइड हो गया। उसने अलग अलग टाइम पे ना 3 कॉप्स के लिए अप्लाई कर दिया। ठीक है। एक कॉपी को 2 दिन लगे, फर्स्ट वाली को। दूसरी को मानो 20 दिन लग गए। तीसरी को 60 दिन लग गए। फाइल उसने प्रिस्क्राइब पीरियड में करे तीनों को। ठीक है। तो उसने जब अपील फाइल करी तो उसने जिस पे सबसे ज्यादा टाइम लगा था उसने वो कॉपी को यूज करके अपील फाइल कर दी। तो वो बेनिफिट ले रहा है ज्यादा से ज्यादा इस टाइम का। तो जो अपोजिट पार्टी थी उसने ऑब्जेक्शन करा कि जो लेस पीरियड वाली कॉपी है, जिस 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 कॉपी को कम समय लगा, उस कॉपी को यूज करके उसने अपील फाइल करनी थी, ना कि ज्यादा को। उसने ऑब्जेक्शन रेज करा कि जिस कॉपी पे लेस टाइम लगा, लेस टाइम वाली कॉपी को यूज करना था, ना कि ज्यादा। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि नहीं, इट इज प्रेरोगेटिव ऑफ द पर्सन फाइलिंग द अपील, रिव्यू और रिवीजन। उसका प्रेरोगेटिव है कि जिस कॉपी को भी वो यूज करना चाहे उसको कर सकता है। वो कम वाली को भी यूज कर सकता है, ज्यादा वाली को भी यूज कर सकता है। क्योंकि इस सेक्शन का पर्पस है बेनिफिट करने के लिए प्लेंटिफ को, या जिसने सूट अपील और एप्लीकेशन रिव्यू या रिवीजन फाइल करना है, उसको बेनिफिट करने का इसका पर्पस है। वो बेनिफिट हम तभी मिल सकेगा उसको अगर उसको कोई टाइम बाउंड नहीं दिया गया होगा कि जिस जिस कॉपी को कम टाइम लगा तुम उसी को यूज कर सकते हो और को नहीं यूज कर सकते, तो फिर बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड करा था कि इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द पर्सन फाइलिंग द अपील, रिव्यू और रिवीजन, कि वो कौन सी कॉपी को यूटिलाइज करे। उसका प्रेरोगेटिव है, उसको हम बाउंड नहीं कर सकते कि जिस पे कम समय लगेगा उसको हमने यूज करना है। because the section is for the benefit or for the enlargement of the time for the person who is seeking the copy or who is seeking to file the appeal या review। ठीक है। नाउ हम इसका जो रहता है पार्ट वो पढ़ लेते हैं। क्लॉज 4, इन कंप्यूटिंग द पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एन एप्लीकेशन टू सेट असाइड एन अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड की बात कर रहे हैं ये। द टाइम रिक्वेस्टेड फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ आर्ट शैल बी एक्सक्लूडेड। ये भी सेम चीज कि अगर किसी अवार्ड को सेट असाइड करवाना है किसी ट्रिब्यूनल में या किसी एडीआर सिस्टम में, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम में, कोई नेगोशिएशन काउंसिलेशन से के माध्यम से, मीडियम से कोई केस डिसाइड हुआ है, तो फिर उसको अगर सेटिस्फाइड करवाना है तो जितना टाइम उस अवार्ड की कॉपी को लेने में लग गया वो टाइम एक्सक्लूड हो जाएगा। जैसे कि हम ऊपर ऊपर पढ़ा है हमने, वो सारी बातें बताई है इसमें भी। एक्सप्लेनेशन क्या दे रहे हैं, in computing under this section, the time requisite for obtaining a copy of decree or an order and the time taken by the court to prepare the decree or order before an application for a copy thereof shall be made not excluded। तो जितना टाइम कॉपी लेने में जो हमने डिस्कस करा एक्सप्लेनेशन में, वो बता रहे हैं। ठीक है। कि जो बिफोर वाली बात बोल रहे हैं इसमें, कि जिस दिन आपने अप्लाई करा था वो टाइम पीरियड का ही आपको बेनिफिट मिलेगा, ना कि उससे पहले का है। मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। जजमेंट आ गई यहाँ पे। ठीक है। ये है प्रिस्क्राइब्ड पीरियड। जजमेंट आ गई, यहाँ पे आपने अप्लाई कर दिया कि मुझे कॉपी चाहिए। इससे पहले वाले टाइम का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यहाँ वाले का ये बेनिफिट मिलेगा। इसमें 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, ये बेनिफिट ही मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा।
आज हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच।